तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। कक्षा 10 वालों के लिए आपका जो विज्ञान का चैप्टर है प्रकाश, उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कक्षा 10 वाले बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आपका जो विज्ञान पाठ है, विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, जो पहला आपका पाठ है फिजिक्स, उसमें जो पहला टॉपिक है आपका प्रकाश, वो शुरू हो चुका है। तो आज के जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रकाश क्या है और प्रकाश के कितने स्रोत हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और दर्पण क्या होता है। ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में डिस्कशन किए जाएंगे। तो आप पहली बार यदि चैनल पर आए हैं और क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, यानी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। या आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2025 में आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए लगातार वीडियो ला रहे हैं इस चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्रकाश। प्रकाश क्या है, जिसको इंग्लिश में आप लोग लाइट बोलते हो, ठीक है। हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें हम लोग प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश के बहुत सारे उपयोग भी प्रकाश का हम लोग लेते हैं, लेकिन प्रकाश क्या है उसको हम लोग समझते हैं आज के इस टॉपिक में। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम पकड़ सकते हैं। आप ऊर्जा को ना तो देख सकते हो ना तो पकड़ सकते हो, लेकिन इसकी मदद से आप कुछ काम कर सकते हो। तो प्रकाश भी आपका क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसकी मदद से हम लोग करते क्या है? तो इसकी मदद से हम लोग अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। आप ध्यान समझिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी मदद से हम अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपने जब हम परिभाषा बताएं तो आप दो टॉपिक नोट करना। एक तो हमने कहा कि प्रकाश तो एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि इसकी मदद से हम अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को देख पाते, यानी किसी वस्तु को यदि देखना है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, हमारे पास हमारी अपनी आँख होना चाहिए, और दूसरा जो है वो होना चाहिए प्रकाश, जो कि ऊर्जा के रूप में है, ठीक है। तो यदि आपके पास प्रकाश है लेकिन आपके पास आपकी आँख नहीं है तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाओगे। लेकिन यदि आपके पास आँख है और प्रकाश नहीं है तब पर भी आप किसी वस्तु को नहीं देख पाओगे। यानी यदि आप जैसे अंधेरे में रहते हो तो अंधेरे में किसी वस्तु को बहुत आसानी से आप नहीं देख पाते। एकदम घना अंधेरा हो, आप देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, कि सामने गड्ढा है, कि सामने रोड है, कि सामने कोई व्यक्ति है, कि जानवर है, ये नहीं देख पाओगे। लेकिन यदि आपके पास प्रकाश है और आपकी आँख है तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी मदद से आप किसी वस्तु को देख पाते हो। तो यही प्रकाश की परिभाषा निकल कर आई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश की परिभाषा समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में है प्रकाश की एक दूसरी परिभाषा। प्रकाश की एक दूसरी परिभाषा अथवा में क्या है? प्रकाश की दूसरी परिभाषा ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। शब्द थोड़ा बदल गया है, मतलब वही है। दृष्टि ज्ञान का मतलब हमारी आँखों को भी ये जागृत करता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो परिभाषा दो ठो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम अपनी आँखों द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो उम्मीद करते हैं दोनों परिभाषाएं आपको पसंद आई होंगी। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के जो स्रोत हैं वो कितने होते हैं? तो प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? देखिए, प्रकाश के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत हैं। पहला जो है आपका वो होता है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला आपका क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। दूसरा आपका क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ये जो दीप्त और अदीप्त हैं ये क्या हैं एक्चुअल में? तो देखिए, दीप्त का मतलब होता है जो स्वयं जलता है, ठीक है। दीप्त का मतलब क्या होता है? जो स्वयं जलता है, यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके दीप्त प्रकाश स्रोत। तो हमने यहाँ परिभाषा भी लिखा है दीप्त प्रकाश स्रोत का। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे में बात करें तो हमारा जो सबसे बड़ा दीप्त प्रकाश स्रोत है जिसकी वजह से ये पृथ्वी अभी तक चल रही है वो है सूर्य। तो पहला जो आपका दीप्त प्रकाश स्रोत होगा वो सूर्य।
उसके बाद आपका हो जाएगा जैसे लालटेन, जैसे मोमबत्ती, जैसे रात में आपने जुगनू को चलते हुए देखा होगा उड़ते हुए, तो जुगनू भी है, जैसे आपका टार्च है। ये सभी क्या हैं? ये सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। आप कहोगे कि टार्च कैसे दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, मोमबत्ती कैसे दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया? उसको तो हम लोग जलाते हैं, आप उसे जलाते नहीं हो, आप उसमें बस माचिस दे के उसको बस प्रकाशित कर देते हो, वो जलता स्वयं से है। ठीक है, वो तो आपका जो ये एग्जाम्पल है, इसमें आप हमने लिया है मोमबत्ती, लालटेन, जुगनू, सूर्य। ये सभी क्या हैं? ये सभी ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते। जैसे टार्च बारना हुआ, हम लोग सेल लगाते हैं, बटन होता है, बटन जैसे ही टिप देते हैं टार्च जलने लगता है, रोशनी निकलने आती है। ये जो रोशनी निकल रही है, हम लोग क्या किए हैं? हम लोग इसे थोड़ी ना जलाए हैं। ये बोर्ड में लाइट लगी हुई है, लाइट है तो जल रहा है। तो ये सभी क्या है? ये सभी दीप्त प्रकाश के स्रोत हैं जो कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका प्रकाश का स्रोत, जिसमें हमने देखा प्रकाश के दो स्रोत थे, पहला दीप्त, दूसरा अदीप्त। दीप्त क्या था? जो स्वयं जलता है, जैसे सूर्य, जैसे लालटेन, जैसे मोमबत्ती, जुगनू, टार्च। ये सभी क्या है? ये सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। बात करें यदि अदीप्त प्रकाश स्रोत की, तो यहीं पर यदि हम अदीप्त लिख देते हैं, यहीं पर हम अदीप्त लिख दें तो परिभाषा चेंज हो जाएगी। परिभाषा कैसे चेंज हो जाएगी? परिभाषा चेंज हो जाएगी ऐसे कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, लेकिन यदि दीप्त प्रकाश उस पर पड़े, यानी यदि उस पर प्रकाश पड़ जाए, वो दिखाई देने लगते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, लेकिन यदि उन पर प्रकाश पड़ जाए वो दिखाई देने लगते हैं। क्या कहलाता है? आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे अगर बात करें अदीप्त प्रकाश स्रोत का, तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे। जैसे यदि बात करें अदीप्त प्रकाश स्रोत का, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अदीप्त प्रकाश स्रोत का। तो जैसे में लिखें तो सबसे बड़ा अदीप्त प्रकाश स्रोत हमारा है चंद्रमा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से अदीप्त प्रकाश स्रोत को छाटिए, दे देगा पहला जैसे मान लेते हैं सूर्य, दूसरा तारा, तीसरा आपका चंद्रमा, चौथा दे दिया आपका लालटेन। तो यहाँ पे जो चंद्रमा होगा वो अदीप्त प्रकाश स्रोत होगा। तो यहाँ पे है जैसे में हमने लिख दिया चंद्रमा। जैसे जो ये जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, ये भी क्या है? एक प्रकार का अदीप्त प्रकाश स्रोत है, जैसे बोर्ड, क्योंकि ये स्वयं तो दिखाई दे नहीं रहा है, इस पर प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, जो हमारी आंखों पर पड़ रहा है और वही हमको दिखाई दे रहा है। जैसे बोर्ड हो गया, कुर्सी हो गया आपका, मेज हो गया आपका, आदि लिख देते हैं। यानी ऐसे प्रकाश स्रोत क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, लेकिन यदि उन पर प्रकाश पड़े तो ये दिखाई देने लगते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं आगे, प्रकाश के गुण को देख लेते हैं। देखिए प्रकाश के क्या क्या गुण हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पहला गुण है प्रकाश का, वो ये कहता है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी जो हमारा अगला टॉपिक है ये है प्रकाश के गुण। आपसे पूछता है कम से कम 4 नंबर में तो प्रश्न पूछ लेगा कि किन्हीं प्रकाश के किन्हीं 5 या 4 गुणों को लिखिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश के गुणों को देख लेंगे। तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा पहला है वो है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी प्रकाश तो स्वयं आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश दिखाई देने लगे तो आप और हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बीच में एक दीवार का काम करेगा। ठीक है, तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा जो हमारा है इसका गुण, साधारणतया प्रकाश जो होता है आपका सरल रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश जो है आपका सरल रेखा में चलता है। यदि प्रकाश सरल रेखा में ना चले तो पृथ्वी पर प्रकाश आए ही ना। कैसे? जब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आएगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर अंधेरा होगा और पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो इसी वजह से प्रकाश क्या करता है? एक सरल रेखा में चलता है। तो प्रकाश क्या है? एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, अगला जो है आपका, प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखोगे कि प्रकाश आपका अंतरिक्ष से होकर पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी का तो मान लेते हैं, यदि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का अपना यहाँ तक मान लेते हैं वायुमंडल है, और यहाँ है आपका सूर्य। ठीक है, अगर यहाँ से प्रकाश चलता है
तो ये बीच का माध्यम निर्वात होता है। बीच का माध्यम क्या होता है? निर्वात, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वायु ही ना हो तब पर भी प्रकाश चलकर चला आता है। कैसे? क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वही कह रहा है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, यानी प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब जब ये निर्वात में चल सकता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो अगला जो है आपका गुण ये है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु अथवा निर्वात में यही इसकी चाल होती है प्रकाश की। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अगला जो टॉपिक है आपका परावर्तन ही रहने वाला है, जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, कह रहा है कि यदि प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो क्या हो जाता है आपका उसका परावर्तन। जैसे अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो क्या करते हैं, आईने को लेकर बाहर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद दीवार पे चमकाएंगे। या आप जब घड़ी लगाते हो तो घड़ी पर जैसे ही आपका प्रकाश पड़ता है तो वो चमक कर दीवार पर एकदम चमकदार आकृति बन जाता है। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे अगर वायु है तो वायु से आप प्रकाश को कहाँ प्रवेश करा दो, जल अथवा कांच में प्रकाश का प्रवेश करा दो। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है और प्रकाश का रास्ता भी बदल जाता है। इस घटना को हम लोग अगले वाले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये भी प्रकाश का एक गुण है। उसके बाद ये है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, यानी जिस प्रकाश को हम और आप देख पाते हैं उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। पुरानी वाली किताब में पहले देता था 3900 से 7800, लेकिन अब जो नई वाली बुक आ रही है उसमें दे रहा है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो उम्मीद है प्रकाश का गुण आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं कि अब आगे क्या टॉपिक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन को, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना होती है। यानी परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना है। अब ये वापस उसी माध्यम में कैसे लौट जाती है, क्या होता है, ये सभी हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि देखिए, परावर्तन में चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर देता है। अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो आपको इसकी परिभाषा रटने की या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहले चित्र बना लेंगे। देखिए कैसे चित्र बनेगा। हमने कहा कि प्रकाश जो है, यानी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं चिकना अथवा पालिशदार सतह बना लेते हैं। तो पहले सतह बना लिए। ये मान लेते हैं एक कागज़ था, ठीक है, कागज़ नहीं, ये कांच है, ठीक है। ये मान लिए एक कांच का टुकड़ा था। इसके एक पृष्ठ को हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, पेंट कर दिया। दूसरा पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ बन गया। अब हमने कहा कि कोई प्रकाश की किरण जब किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से आकर टकराती है, तो ये प्रकाश की किरण आकर इस पालिशदार सतह से टकराई, तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है वापस उसी माध्यम में क्या करता है, लौट जाता है। तो चलिए इसको वापस उसी माध्यम में भेज देते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण आकर टकराई, टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी ये जो घटना पूरा का पूरा हो रहा है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए, इस पर एक यहाँ पे लंबवत रेखा खींचते हैं, जिसका नाम हम लोग देंगे अभिलंब। सारी चीज़ों को बताएंगे हम। देखिए, इसका नाम क्या दे दिए, अभिलंब दे दिए। ये प्रकाश किरण आकर इस पालिशदार सतह से टकराई, तो आने वाली किरण को नाम देते हैं आपतित किरण। इसका क्या नाम हो गया आपका, आपतित किरण, ठीक है।
इसका नाम है आपतित किरण। और ये टकरा कर वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो जा रही हो तो परावर्तित होके जा रही है, तो इसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। इसका नाम हो गया आपका परावर्तित किरण। ठीक है, और ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। इसको बोल दिया हमने आपतन बिंदु। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहले ये तीनों जो चारों लिखे हैं इसको समझ लेते हैं। आपतित किरण क्या है? वह प्रकाश की किरण जो किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से आकर टकराती है। जैसे देखिए, ये किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से आकर टकराई है, तो ये क्या हो गई? आपतित किरण। और परावर्तित किरण क्या है? आपतित किरण के टकराने के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में वापस लौटती है। तो जो किरण मतलब ये वाली प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट रही थी, तो जो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो जो किरण लौट रही होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जैसे ये किरण लौट रही है तो इसको क्या बोल दिए हम? परावर्तित किरण बोल दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं अभिलंब की। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? आपका अभिलंब कहलाता है। यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। आपतन बिंदु क्या है? जहाँ पर प्रकाश की किरण आकर पहली बार टकराती है वही आपका क्या हो जाता है? आपतन बिंदु हो जाता है। ठीक है, तो आपको आपतित किरण समझ में आ गया, अभिलंब समझ में आ गया, परावर्तित किरण समझ में आ गया और आपतन बिंदु समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या है? आगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ न कुछ एंगल बन रहा है। ये दो किरण हैं, इनके बीच क्या बन रहा है? दो कुछ न कुछ एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। अब इन एंगल को कहेंगे क्या? देखिए कैसे कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोण आई, और इसका नाम है आपका आपतन कोण। इसका क्या नाम है आपका? इसका नाम है आपतन कोण। इसका नाम आपतन कोण है। कहाँ बना है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपका बना कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर आता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना जो कोण होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। इसको कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा, और इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। इतना बात समझ में आया? यही आपका क्या था? यही था परावर्तन। परावर्तन खत्म हो चुका है। कैसे? हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा डिस्कस किया। परिभाषा क्या था? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये तो इसकी परिभाषा था। हमने चित्र बनाकर समझाया आपको कि देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, आपका इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझाया तो हमने बताया आपको आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जहाँ आती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, जा रही है तो परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है उसको बोलते हैं, आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसको अभिलंब बोल देते हैं। उसके बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना आपतन कोण, कोण आई बता दिया आपको। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, कोण आर बता दिए। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके नियम को देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब ये नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। पहला नियम और दूसरा। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। और जो दूसरा है आपका दूसरा नियम, वो क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए
ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो वही वो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको परावर्तन के नियम और परावर्तन क्या था समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्स का मतलब क्या होता है, पीछे। यानी आपने रिवर्स नाम सुना होगा, रिवर्स जैसे गाड़ियों में होता है, कहते हैं रिवर्स गियर लगा दिए तो गाड़ी पीछे चली गई। तो वैसे ही प्रकाश में होता है, प्रकाश का जस्ट उल्टा, यानी प्रकाश के मार्ग का उल्टा। ये होता क्या है, इसमें देखिए आपसे इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछे तो आप ऐसे बता देना। कैसे, हमने जब आपको परावर्तन पढ़ाया था तो बोला था, देखिए ये आपतित किरण है। ये क्या है आपका, ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण। ये क्या है आपका, परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है। ये आपका अभिलंब है। इतना हमने आपको बताया था। अब रिवर्सिबिलिटी को समझिए। रिवर्सिबिलिटी क्या है, उत्क्रमणीयता क्या है कि यदि आप परावर्तित किरण को आपतित किरण मानो। कहने का मतलब ये है कि देखिए ऐसे प्रकाश आया था, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला गया था। तो ये जो परावर्तित किरण है इसको आप क्या मान लो, इसको मान लो कि ये आ रही है प्रकाश की किरण, मतलब इसी का उल्टा। ये जा रहा था तो जाने को मान लो कि आ रहा है। अब इसको आपने मान लिया कि ये क्या है, आपतित, यहाँ पर आपतित किरण मान लिया इसको। ठीक है, इसको आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया कि ये आपतित किरण है। तो जब ये आपतित किरण है तो जो ये आपतित किरण था अब ये क्या बन गया, अब ये बन जाएगा परावर्तित किरण। यानी अब प्रकाश इधर से आया तो इधर से होकर जाएगा, ये क्या बन गया, परावर्तित किरण बन गया। ठीक है, यानी यदि हम परावर्तित किरणों को आपतित किरण माने तो आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाता है। यानी प्रकाश अपने व्युत्क्रम का गुण रखता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश की व्युत्क्रमणीयता। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। मतलब प्रकाश जो है वो जिस मार्ग से गया था, यदि उसको वापस उसी मार्ग से गुजारा जाएगा तो वो उसी मार्ग से वापस आएगा जिस मार्ग से वो गया था। जैसे देखिए, अगर हम एक कांच लें, कांच हो गया ये, अगर हम प्रकाश की किरणों को, और ये हो गया वायु, दो माध्यम लेते हैं, प्रकाश की किरणों को वायु से कांच में गुजारें तो प्रकाश की किरण कांच से पुनः कहाँ चली जाएगी, वायु में चली जाएगी। तो देखा गया कि जिस एंगल से, यानी जिस एंगल से प्रकाश की किरणों को गुजारा गया था उसी एंगल से वो वापस निकल भी रहा है। और ये प्रक्रिया वापस दोहरा के देखा गया। मतलब एक बार तो इस तरीके से प्रकाश को गुजारा गया, फिर वापस इसको रिवर्स किया गया। मतलब नीचे से प्रकाश को गुजारा गया तो देखा गया कि जिस एंगल से ये आया था उसी एंगल से ये वापस लौट भी गया। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि आगे का कौन सा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपका आगे, ये है हमारा प्रतिबिंब। आप प्रतिबिंब किसे कहते हो, ठीक है। पहले तो टॉपिक आता है कि वस्तु किसे कहते हो, और दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कि आप प्रतिबिंब किसे कहोगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वस्तु। एकदम सरल भाषा में बताएंगे, आपकी अपनी भाषा में बताएंगे ताकि आपको एकदम ईजी वे में समझ आ जाए। वस्तु क्या होता है कि देखिए, ये आपका एक तरीके का मान लेते हैं दर्पण है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक शीशा है। इसके सामने जो भी चीज़ रखी जाएगी, इसके सामने यानी दर्पण के सामने आप जो भी चीज़ रखोगे वही आपका क्या होता है, वस्तु होता है। एकदम इजी वे में परिभाषा आपको बताया कि दर्पण के सामने आप जो भी चीज़ रखोगे जिसका दर्पण में प्रतिबिंब बन सके वो क्या कहलाता है, आपका वस्तु कहलाता है। तो वस्तु आपको समझ में आया। अब समझते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज। इमेज क्या होता है, देखिए, जिस चीज़ को हम दर्पण के सामने रखते हैं उसका दर्पण में कुछ न कुछ प्रतिबिंब बनता है, चाहे वह उल्टा बने चाहे वह सीधा बने, ठीक है।
तो दर्पण में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी दर्पण में वस्तु की जो आकृति बनकर हमको उभर कर सामने आती है, जिसको हम दर्पण में देखते हैं, वही आपका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। एक सरल भाषा में कहें तो वस्तु का दर्पण में जो आकृति बनती है वही आपका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब भी एक नहीं दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब के प्रकार में हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब ये होता है कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से चलती है और दर्पण से टकराती है। प्रकाश की किरण कहाँ चली, वस्तु से गई और दर्पण से टकराई। टकराने के पश्चात अगर वास्तव में कहीं मिल रही है, जैसे हमने क्या किया, एक वस्तु लिया, एक दर्पण लिया, प्रकाश को गुजारा और देखा कि यदि किरणें वास्तव में परावर्तन के पश्चात मिलती हैं तो जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। वहाँ पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये किरणें चूंकि वास्तव में मिल रही होती हैं तो यहाँ पर बने प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वस्तु से प्रकाश की किरणें चली, दर्पण पर पड़ी, दर्पण से परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं आप काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उम्मीद करते हैं आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आया होगा। आगे का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है दर्पण। इंग्लिश में आप इसे मिरर बोलते हो, दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं एकदम ईजी वे में। दर्पण है क्या, कांच के अगर किसी एक पृष्ठ पर, कांच यदि हम कह रहे हैं तो कांच समतल भी हो सकता है और कांच गोलीय भी हो सकता है। तो कांच के यदि एक पृष्ठ पर मान लेते हैं कि ये कांच है, ठीक है, ये आपका कांच है, पारदर्शी कांच है, दोनों तरफ आर पार प्रकाश जा सकता है। लेकिन कांच के किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, कलई का मतलब होता है आपका पेंट कर दिया जाए, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। यानी कांच के यदि एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस प्रकार की जो संरचना बनकर निकल कर आती है उसी को बोलते हैं हम लोग दर्पण। फिर से समझिए, कांच के किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो उसका जो दूसरा पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और इस प्रकार की बनी संरचना को हम लोग बोलते हैं दर्पण। दर्पण भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, दर्पण के प्रकार में हम देखें तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला जो होता है आपका वो होता है समतल दर्पण और जो दूसरा होता है आपका वो होता है गोलीय दर्पण। अब ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने कहा जब हम कांच ले रहे थे तो हमने सिंपली भाषा में कांच बोला, हमने ये नहीं कहा कि समतल कांच है कि गोली कांच है। तो जब आप समतल दर्पण की परिभाषा बताओगे तो बस जो दर्पण की परिभाषा है उसमें समतल कांच लगा देना, आपका समतल दर्पण का परिभाषा बन जाएगा। देखिए कैसे, इसका समतल दर्पण का परिभाषा क्या बनेगा, एक सपाट यानी एक समतल कांच की प्लेट के यदि किसी एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे हमने लिया था एक समतल कांच की प्लेट, यानी समतल कांच की प्लेट के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो इसका जो दूसरा पृष्ठ होता है ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। अब जब ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन गया तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं समतल दर्पण। यानी कांच का ऐसा दर्पण या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समतल दर्पण की परिभाषा समझ में आई होगी। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, क्या कहलाता है आपका गोलीय दर्पण। ये आगे के टॉपिक में एक चैप्टर ही है आपका गोलीय दर्पण, इसको हम जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको
डिटेल में समझाएंगे। तो फिलहाल हम लोग समतल दर्पण की परिभाषा देख रहे थे, तो दोनों दर्पण क्लियर हो गए। दोनों दर्पण में जैसे गोली दर्पण का कैसे बनेगा, गोली दर्पण में कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। और इसका नाम कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा दर्पण है। और एक दर्पण और है, यहाँ पे खींच देते हैं, इसका भी नाम कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा दर्पण हम बनाएं। ये गोली दर्पण है, लेकिन गोली दर्पण में भी कौन सा दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ तक रहा गोली दर्पण, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार। आगे का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं समतल दर्पण के गुण, यानी समतल दर्पण है तो समतल दर्पण के क्या क्या गुण हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण क्या होता है। पहला जो गुण है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण में यदि आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हो तो वह सदैव सीधा और क्या होगा, आभासी होता है। यानी जो आपके घर में यूज होता है जो दर्पण, वो शीशा, उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी होता है। आँख क्या करता है, उसको इस तरीके से दिखाता है कि आपको आपकी तरह महसूस हो, ना कि उल्टा, ठीक है। यानी वो सीधा तथा आभासी बनाता है। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। अब देख लेते हैं तीसरा, कहता है कि यच ऊंचाई वाले मनुष्य को, मतलब यदि आपकी ऊंचाई यच है और आपको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की आवश्यक ऊंचाई आपके ऊंचाई का आधा होना चाहिए। मतलब यदि आप 5 फीट के हो, ठीक है, यदि आप 5 फीट के हो और आप चाहते हो कि आपका प्रतिबिंब यानी सर से लेकर पैर तक आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने, तो जो प्रतिबिंब बनने जो आपका दर्पण होगा वो 2.5 फीट का होगा, यानी 5/2 का होगा, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब आप प्राप्त करोगे समतल दर्पण में, उस समतल दर्पण की जो आपकी हाइट होगी वो कितनी होगी, 2.5 फीट होगी। यदि आपकी ऊंचाई 5 फीट है, मतलब आपकी हाइट का हमेशा क्या प्रयोग होगा, आधा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। चौथा है, प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे रहता है जितना दर्पण के आगे वस्तु रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये दर्पण हो गया, अगर ये दर्पण है और कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ये क्या है, कोई वस्तु है, तो जो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी है वही दूरी पीछे आपका होगा दर्पण और प्रतिबिंब के बीच में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यानी जितना दूर, अगर मान लेते हैं ये 5 मीटर की दूरी पर है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर की दूरी पर ही होगा। अब इम्पॉर्टेंट नोट इसमें क्या है उसको देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। पेपर में जो पूछता है वो यही पूछता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।